हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग यूपी डीएलएड 2021 बैच की, जो कि एग्ज़ाम परसों से 9 तारीख से, तो आज 7 तारीख हो गया है और कल आप लोग यही शिक्षा अधिगम के सिद्धांत और बाल विकास पढ़ेंगे। तो इसका आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं। एक पार्ट हो चुका है जिसका हम लोग रिविज़न करेंगे जल्दी से जल्दी, 5, 6, 7, 8, 10 मिनट लग सकता है, और देखेंगे क्या क्या हमने पढ़ा था, उसका मुख्य बिंदु क्या क्या था और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे पूछे जा सकते हैं, जो मेन चीज़ है। और आप लोगों से कल कहा गया था कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लेंगे। अगर ये रिवीजन नहीं करना है तो आप लोग 10 मिनट 8 मिनट बाद वीडियो देखेंगे तो आज का शुरू होगा जो जितना बचा है, और उसको भी जल्दी कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोग बाल विकास का 2 पार्ट लेके आएंगे जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर होगा, ठीक। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं आप लोग देख रहे हैं तो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है और आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, और जो कि हर एक साल आता भी है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर जरूर आप लोग चालू करें। तो कल हम लोगों ने सभी पद्धतियों के सबसे पहले प्रतिपादक पढ़ा था, तो 1 नंबर का क्वेश्चन इससे लगभग ही आता है हर एक साल। तो किंडरगार्टन फावल ये सब आप लोग देख लीजिएगा। खेल विधि कुक है, डाल्टन का पारखस्ट है, पर्यटन का पेस्टोलॉजी है, खोज विधि का आर्मस्ट्रांग बताया गया था, प्रश्नोत्तर सुकरात, प्रश्नावली का वुडवर्ड, प्रोजेक्ट का किलपेट्रिक, समस्या समाधान का ये सुकरात है, ठीक। तो ये सब देख लीजिएगा। आगमन का अरस्तु और निगमन का प्लेटो, ठीक। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या बताया था, निगमन विधि और आगमन विधि। तो आगमन का मतलब क्या होता है, निगमन मतलब सूत्र का निगमन करना, यानी नियम पहले ही बता दिया जाएगा और बाद में एग्जाम्पल दिया जाएगा। लेकिन आगमन विधि जो कि इंपॉर्टेंट है, आगे बताया भी जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे लिखे भी हैं। तो इसको देखेंगे, इसमें उदाहरण पहले और नियम बाद में, ठीक। ये भी बताया गया था। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, कल क्या बताएगा, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा था, तो जॉन डीवी, ठीक। द्विध्रुवीय प्रक्रिया एडम्स। फिर शिक्षक की परिभाषाएं क्या थी, तो वही 3 चर वाला शिक्षक शिक्षार्थी ये चित्र बनाएंगे और शिक्षक के 3 बिंदु हैं, ये किसने कहा था, रायबर्न ने। और उनके बीच संबंध स्थापित करना, ये क्या है, शिक्षण है। ये सब आप लोग कल बताया गया था। संकुचित अर्थ को दोहराएंगे तो क्या होता है, विद्यालयी शिक्षा से है। और व्यापक अर्थ का मतलब हम लोग हर एक लोगों से सीखते हैं। और इसमें एक परिभाषा भी है योकम एवं सिम्पसन की, कि अनुभवी सदस्यों से जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो क्या है, परिभाषा में आ जाएगा, है ना। कि अनुभवी लोग जो उसको क्या कहते हैं, अपरिपक्व लोगों को जो सिखाते हैं उससे जो शिक्षण मिलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, शिक्षण कहेंगे। ये किसका है, योकम और सिम्पसन का। निर्देशन के लिए कौन सी परिभाषा थी, रायंस की थी, कि सीखने के लिए दिया गया निर्देशन क्या है, शिक्षण है। इसके अलावा एक ह्यूजेज एंड ह्यूजेज का जो परिभाषा था, कि जब तक कुछ नहीं सिखा दिया गया, जब तक उसने कुछ सीखा नहीं, ग्रहण नहीं किया, ये ह्यूजेज वाला परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। और एक सीखने के लिए दिया गया प्रोत्साहन, निर्देशन और प्रेरणा, ये क्या है, बर्टन। ये 3 चीजें याद करेंगे। बर्टन में क्या है, सीखने के लिए दिया गया निर्देशन, प्रेरणा और प्रोत्साहन। ये नोट्स भी आप लोगों को दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिन्होंने अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें, लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक। इसके बाद क्या है, शिक्षण की विशेषताएं क्या है, तो इसमें 5 सब बताया गया था कि सुझावात्मक होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, सृजनात्मकता से बढ़ा हुआ होना चाहिए, सहयोग पर आधारित होना चाहिए। तो 5 सा ये बताया गया था। और इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होना चाहिए, ये प्रजातंत्रीय होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए। तो ये सब बताया गया था। नेचर में बताया गया था कि ये विज्ञान भी है, कला भी है। फिर उसके बाद शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की कड़ी है। फिर ये क्या है, शिक्षक का स्वयं मूल्यांकन है। और एक और इम्पोर्टेंट बताया गया था कि ये मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। और बताया गया था कि अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। ये दोनों बताया गया था। तो इतना ये क्या है, पहले में है। समस्याएं का देखा जाएगा तो सहसंबंध स्थापित करने में समस्या, नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में समस्या, छात्र ज्यादा शोरगुल करेंगे तो उसकी समस्या, मूल्यांकन की समस्या, नवीन उपकरण का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं उसकी समस्या, अनुशासन की समस्या, माध्यम की समस्या, ये सब समस्याएं आएंगी। ये सब आप लोग लिख लेंगे। तो पहला चैप्टर बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन उससे आने ही वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संप्रेषण। तो संप्रेषण में क्या है, कम्युनिकेशन के इंग्लिश शब्द से, और कम्युनिस्ट यह है लैटिन वर्ड, इससे बना है, ठीक ठीक, इससे बना है ना। इसके बाद देखेंगे अर्थ क्या इसमें पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है और परिभाषा पढ़ना है। तो परिभाषा में मेन चीज बताया गया था कि जैसे हम लोग संप्रेषण कर रहे हैं तो दूसरे को हम लोग प्रेषित कर रहे हैं तो उसको भली बात समझ में आना चाहिए, यानी लैंग्वेज सरल होना चाहिए, ये सब बताया गया था। जब तक हम बोलें अगर वो समझ जाए तभी संप्रेषण होगा, और उसका
उत्तर भी मिले, फीडबैक भी मिले। तो इसके लिए चित्र भी बनाया गया था। तो क्या था, प्रेषक होगा, संदेश देगा, इनकोड करेगा, फिर उसके बाद उसका फिर डिकोड करेगा, फिर कोई माध्यम होगा संदेश देने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है या लिखित भी हो सकता है, जैसे लेटर हो जाता है या अखबार के माध्यम से। तो ये बताया गया था आप लोगों को। फिर इसके बाद विशेषताएं बताई गई थी संप्रेषर की, इसमें 2 लोग होने चाहिए संप्रेषर के लिए, ठीक, ये बताया गया था। फिर इसके लिए क्या बताया गया था, माध्यम की आवश्यकता होती है संप्रेषर का। आप लोग वो बता देंगे विशेषता में कि क्या क्या जरूरत पड़ती है। पहले प्रेषक होता है, फिर माध्यम होता है, ये बता देंगे। फिर उसमें पारस्परिक संबंध स्थापित करने की ये प्रक्रिया है। विचारों का आदान प्रदान होता है। कभी कभी हम लोग भाव के उससे भी करते हैं। दोनों जो पक्ष होते हैं संप्रेषण में, 2 पक्ष होते हैं तो दोनों क्रियाशील होने चाहिए, ठीक। ये आदान प्रदान में क्या होता है, पृष्ठपोषण यानी फीडबैक भी दिया जाता है। ये इसकी क्या है, विशेषता है। प्रक्रिया में वही चित्र बना के दिखाएंगे। फिर अगर प्रक्रिया में कोई दिक्कत होगी, जैसे प्रक्रिया में क्या बताया कि यहाँ पे होगा सेंडर, फिर एक माध्यम होगा, यहाँ पे होगा रिसीवर, ये अगर फीडबैक दे देगा, ऐसे आप लोग चित्र बना देंगे। तो प्रक्रिया में अगर इस पे पूछेगा इसमें समस्या क्या आ रही है या इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, तो प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, ये जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक है। और शिक्षण में प्रभावित करने वाले कारक है तो क्या होगा, नई शिक्षण विधियाँ प्रभावित कर सकती है, छात्र प्रभावित कर सकते हैं, शिक्षण के उद्देश्य की जानकारी नहीं होगा तो वो भी प्रभावित करेगा, कक्षा का वातावरण ठीक नहीं रहेगा तो वो भी प्रभावित करेगा, पाठ्य योजना सही से नहीं बनेगी। तो ये शिक्षण के कमतर में यह लिखा है ना कि प्रभावित करने वाले कारक में एक सिंपल कारक है जो कि माध्यम सही नहीं होगा, अभिग्राही का भाषा अलग अलग हो सकता है, फीडबैक अगर नहीं दिया जाएगा तो वो प्रभावित करेंगे। लेकिन शिक्षण में तो क्या, शिक्षक और छात्र हैं और पाठ्य वस्तु है, तो इन्हीं 3 चीजों में दिक्कत आएगी तो संप्रेषण को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। फिर इसके बाद प्रभावित संप्रेषण कैसे होगा, जब ये सब चीजें ठीक रहेंगी तो प्रभावित संप्रेषण होगा, यानी माध्यम सही रहेगा, दोनों की भाषा सरल होगी लिखने में, या जो पाठ्य योजना बनाएंगे वो सुस्पष्ट बनाएंगे, सरल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, या जो भी चीजें होगी जो उद्देश्य की जानकारी रहेगी, हम लोग चयन सही चीजों का करेंगे। शिक्षण के लिए है क्योंकि संप्रेषण तो शिक्षण में भी होता है। तो हम लोग शिक्षा अधिगम के सिद्धांत ही पढ़ रहे थे ना, तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। प्रभावी संप्रेषण के तरीके और आवश्यकता महत्व क्यों है, आवश्यकता महत्व में कुछ भी आप लोग लिख देंगे तो आप लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता हर एक जगह है संप्रेषण की। सही से बातों को समझाने के लिए कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है, ठीक। तो ये हो गया संप्रेषण की। इसमें परिभाषा में कौन सा है परिभाषा, संप्रेषण में किसकी परिभाषा याद रखनी है, तो पाल लिगन्स की। थोड़ा बड़ा है तो ये परीक्षा में देने का कम चांस है, पाल लिगन्स का। तो ये उन्होंने बताया था कि जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग विचारों का, भावनाओं का, प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार जो प्राप्त करता है एक व्यक्ति वो अर्थ ग्रहण कर ले। उन्होंने पूरा यही समाजित किया है कि 2 लोग होते हैं, उसे विचारों भावनाओं का आदान प्रदान होता है और जो अर्थ ग्रहण करने वाला व्यक्ति है वो समझ जाए। तो ये इन्होंने क्या कहा था, पाल लिगन्स ने कहा था। तो इसमें सब कुछ इन्होंने वो किया, समाहित किया, तो इसको याद रखेंगे और लिखेंगे परीक्षा में, पाल लिगन्स नाम याद रखेंगे, ठीक। इसके बाद संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो एक हो सकता है शाब्दिक संप्रेषण, एक हो सकता है अशाब्दिक, ऐसे होता है। तो शाब्दिक मतलब बोल के या लिख के किया जाता है, मौखिक संप्रेषण बोल के करना पड़ता है, तो ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक। तो उसके लिए कल बताया गया था कि भाषा एक जैसी होनी चाहिए ताकि वो समझ पाए, मेन तो यही समझना संप्रेषण में। फिर उसके बाद एक और आता है कि लिखित संप्रेषण, ठीक। लिखित संप्रेषण में लिखित होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है कि वो बोलेगा नहीं, हाव से, या हंसेगा, या हा हा हो सीटी बजाना कल बताया गया था ना, या भाव से मुस्कुराएगा, या किसी को स्पर्श करके वस्तु को बताएगा। तो ये क्या है, वो मुद्रा संप्रेषण, स्पर्श संपर्क, ठीक, मुद्रा वाला और स्पर्श वाला। तो ये क्या है, अशाब्दिक, इसमें बोलना वोलना नहीं पड़ता, शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो अशाब्दिक, ठीक। और शैक्षिक संप्रेषण में क्या बताया था, व्यक्तिक मतलब एक एक लोगों को एक टीचर लगेगा तो महंगा रहेगा, ये सब बताया गया था। व्यक्तिगत विभिन्नता पर जोर दिया जाता है, तो ये बालकों के लिए अच्छा है, उसकी कुशलता पर जोर दिया जाता है एक एक लोग की। सामूहिक संप्रेषण में क्या है कि यह सरल व्यवहारिक है और इसमें कक्षा शिक्षण से संबंध है, तो सामूहिक संप्रेषण को भी कल अच्छे से बताया गया था, तो इसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद क्या बताया गया था, शिक्षण के सिद्धांत। तो 2 सिद्धांत थे, सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक में क्या था, प्रेरणा का सिद्धांत था, ठीक, पुनर्बलन का सिद्धांत था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत था, ये सब था। इसमें क्या था, क्रियाशीलता पर, क्रियाशील रहना चाहिए, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत था, रुचि का सिद्धांत था। इसके बाद उद्देश्य का, चयन का और नियोजन का, 3 चीज बताए थे ना, चयन अच्छा होना चाहिए, योजना सही होनी चाहिए, ये। फिर प्रकृति वाला, प्रकृति का अनुसरण वाला था, ठीक, विभाजन का सिद्धांत होना चाहिए, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो ये है शिक्षण के सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक में हो गया प्रेरणा वाला, पुनरावृत्ति वाला, मनोरंजन होना चाहिए, मनोरंजन का सिद्धांत होगा, उपचारात्मक शिक्षण का होगा सिद्धांत, ठीक। उपचारात्मक शिक्षण भी आप लोगों को बताया गया था, तो कल आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है।
इसके बाद शिक्षण के सूत्र में मेन चीज जो याद रखेंगे, स्थूल से सूक्ष्म को मूर्त से अमूर्त कहा जाता है। यानी पहले स्थूल का बड़े का चित्र दिखाएंगे, फिर इसमें छोटी छोटी अंगों को बताएंगे। ठीक, गेस्टाल्टवाद किस पे आधारित है? पूर्ण से अंश पे, अंश की ओर। ये तीनों को एकदम याद रखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। फिर विशिष्ट से सामान्य मतलब आगमन विधि का प्रयोग होता है। पूछेगा आगमन विधि में किस सूत्र का प्रयोग होता है? तो विशिष्ट से समान। ठीक, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये आगमन विधि। आगमन विधि को क्या कहते हैं? उदाहरण से नियम की ओर। ठीक, इतना हो गया कंफर्म। तो ये एकदम तीनों बातें याद रखनी है, ये परीक्षा में कहीं ना कहीं आ सकता है। फिर इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? शिक्षण के सूत्र से कहा है कि नहीं, 2 शिक्षण सूत्रों के नाम लिखिए, किसी 2 शिक्षण सूत्रों का नाम लिख के एक्सप्लेन करिए, 2 नंबर में आ जाएगा। फिर दे देगा विकल्पीय में कि इनमें से कौन शिक्षण का सूत्र नहीं है, इनमें से कौन क्या कहते हैं शिक्षण की विधियां नहीं है, इनमें से कौन शिक्षण के सिद्धांत नहीं है। ठीक, तो ये सब बातें पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, तो यही सब पूछेगा। इसके बाद शिक्षण विधियां की बात करें तो बहुत सारी शिक्षण विधियां बताए थे, और कुछ बचा भी था तो उसको आज देखेंगे, 2-3 बचा है। तो विवरण विधि बताया गया था, तो इसमें क्या होता है? नियम अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है, इसको याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। विवरण विधि कैसे होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर, तो अनुभवों को मूर्त रूप दिया जाता है, ये हो गया। इसके बाद जो व्याख्या विधि है, तो इसमें जटिल विषयों के लिए है, उच्च स्तर के लिए पूछ देगा उच्च स्तर पर कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो व्याख्या विधि। ठीक, गहन ढंग से इसमें क्या होता है? विश्लेषण होता है। ठीक, इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण भी पढ़ेंगे, तो इसको देखेंगे। अब आइए आज का कंटेंट शुरू करते हैं, मेन चीज जो पढ़ना है। ठीक, अब इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मेन पार्ट आप लोग खत्म कर चुके हैं। शाला प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? वर्कशॉप देखेंगे, और इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकल से। तो प्रैक्टिकल में देखे होंगे कि आप लोगों को एक शिक्षक रहता है, वो आप लोगों से प्रैक्टिकल कराता है, तो आप लोग उसमें क्या खुद एक्टिव रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक्टिव से, यानी कि आप लोग को खुद एक्टिव रहना होगा, यानी स्वयं सक्रिय रहते हुए व्यवहारिक क्रियाकलापों का अधिगम किया जाता है। ठीक, तो इसमें छात्र का समूह होता है, खुद सक्रिय रह के सीखते हैं। तो ये क्या है? अस्थायी है। जब हम लोग खुद से काम करेंगे तो अध्ययन क्या होता है? अस्थायी होता है। जैसे खुद से प्रैक्टिकल करवाना, तो प्रैक्टिकल करवाने के लिए एक शिक्षक भी होता है। तो ये सब बातें लिखेंगे, तो ये क्रियात्मक पक्ष को महत्व देता है। ठीक, प्रायोगिक कार्य होता है। देखिए वही लिखा है। परिभाषा को ठीक है छोड़िए, कितना परिभाषा याद करेंगे, मेन चीज है, मेन समझना है कि आप लोग लिख पाए परीक्षा में, क्योंकि इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। जैसे ये लिखा है कि आमने सामने का प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया अधिक से अधिक नजदीक प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि आमने सामने लोग रहेंगे, आपस में सीखेंगे, सहभागी शिक्षण है, एक दूसरे अंतर संबंध स्थापित होगा। ठीक, और सदस्यों पर नियंत्रण रखती है। ठीक, ये हो गया। शिक्षा शब्दकोश ने कहा है समान रुचियों वाले व्यक्ति विशेषज्ञों के साथ प्रायः आवश्यक सूचना प्राप्त करते हैं। देखिए विशेषज्ञ है ना, मतलब जो प्रैक्टिकल कराते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसका 2 उद्देश्य है, एक है ज्ञानात्मक उद्देश्य, एक है क्रियात्मक उद्देश्य। मतलब इसका है ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है कि हम लोग सामाजिकता का विकास हो पाए और सामाजिक समस्या का समाधान कर पाए। ठीक, और क्रियात्मक उद्देश्य क्या है? सामूहिकता का विकास हो, विशिष्ट क्षमताओं का विकास हो। ठीक, क्षमताओं का विकास हो, कौशल का विकास हो, हम लोग कुछ करेंगे तो कौशल का विकास होगा, और सहयोग की भावना होगी। जैसे कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रहा है तो अपने बगल वाले लड़के से आप प्रैक्टिकल आप लोग किए होंगे, तो आप लोग सहयोग लेते हैं, सहयोग की भावना होती है, कौशल का विकास होता है, सामूहिकता का विकास होता है, विशिष्ट क्षमताओं का भी विकास होता है। ठीक, और इसके अलावा ज्ञानात्मक उद्देश्य में ज्ञान का विकास होता है, समस्या का समाधान करना सीखते हैं जो नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब कैसे क्रम क्या होगा? क्रम हम लोग क्या बताते हैं कल कि पहले तो होगा प्रकरण का चयन। ठीक, प्लानिंग होनी चाहिए, चयन होना चाहिए, कैसा हो? पाठ्यक्रम से हो, जो भी प्रैक्टिकल या कोई वर्कशॉप कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम से होना चाहिए, स्तरानुकूल होना चाहिए, ये सब में लिखना है। कार्य के तरीकों का प्रयोग, जब हम लोग कार्य कर रहे हैं तो अगर एक दूसरे से सहयोग की प्राप्ति करें तो अनुभवों का आदान प्रदान भी होता है और सहभागिता बढ़ती है। तो ये सब आपस में आप लोग खुद दिमाग लगा के लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या है? भ्रमण विधि में क्या होगा? हम लोग घूमेंगे, कहाँ घूमेंगे? स्थलों को घूमेंगे, या जहाँ भी आप लोगों को ले जाया जाएगा वहाँ से, तो क्या होगा? रुचि जागृत होगी। जब घूमेंगे देखेंगे तो क्या है कि घूमी हुई चीज वस्तुएं जो है हम लोगों को वो याद रहती है। को पता है कि जब भी हम लोग कोई भ्रमण करते हैं, जाते हैं, तो जो भी चीज़ देखते हैं वो याद रहती हैं, तो रुचि का विकास होता है। हम लोग समाज में घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो सामाजिकता का विकास होगा। और हम लोग जब देखेंगे सुनेंगे कोई भी चीज़ और सहयोग लेंगे किसी से, तो इंद्रियां क्रियाशील रहेंगी। ठीक, और स्वतंत्रता भी रहती है। ठीक, ये हो गया, याद रहेगा भ्रमण विधि, ये लिख भी लेंगे, ये सब आसान है। इसमें शिक्षक छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं, शाब्दिक व अशाब्दिक अंतःक्रिया होती है। ठीक, ये हो गया, शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आता है एक नया टॉपिक, शिक्षण की नवीन विधाएं। यानी शिक्षण की नवीन विधाएं क्या क्या है, तो ये पक्का पेपर में आएगा ही आएगा, इसके कोई वो नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा मतलब क्या होता है?
मुख्य केंद्र बालक होता है। तो बालक मुख्य केंद्र मतलब बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता, बालक की रुचियां, बालक के योग्यता के हिसाब से उसकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो शिक्षण करते हैं उसको क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। लेकिन मेन होता है बालक, यानी पहले की शिक्षा क्या था, जो पहले होती थी वो क्या, शिक्षण केंद्रित था, शिक्षक केंद्रित था, तो शिक्षा निर्देश देता था वही था। लेकिन इसमें क्या है, बालकों को सब ध्यान में रख के किया जाएगा। आजकल अब कोई भी आप लोग पेपर देंगे इधर, जिसमें बालक रहेगा क्रियाशील उसी को आंसर देना है, जिसमें बालक एक्टिव रहेगा उसी को आंसर देना है, या जिसमें बालक मुख्य भूमिका रहेगी उसी को आंसर देना है। इतना याद रहेगा। तो व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाएगा बाल केंद्रित में। बालकों के लिए तो बालकों को स्वावलंबी बनाना, यानी अपने पैरों पर खड़ा करना, वो अपने से सब कुछ कर पाए। ठीक, बालक की स्वतंत्रता होती है, यानी उपागमों में से कुछ भी चुन सकता है। ठीक, बालक क्रियाशील रहेंगे। ठीक, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या होगा, बालकों का विकास करना, स्वयं करके सीखने की प्रकृति जागृत करना, ये दोनों हमेशा लिखेंगे बाल केंद्रित में। ठीक, आत्मविश्वास उनमें जागृत होना चाहिए, चिंतन मनन जिज्ञासा रुचि इन सब का विकास होना चाहिए, सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए। सहयोग वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा लिखना है। आत्मविश्वास, स्वयं करके सीखना और सहयोगात्मक शिक्षण, ये तो एकदम कोड वर्ड एकदम बना लीजिए आप लोग खुद से लिख के कि ये सब हम लोगों को याद रखना है। ठीक, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, ये लिखा है ना, स्वतंत्रता वाला, स्वतंत्र रूप से कार्य। फिर पुनर्द्वलन द्वारा शिक्षक को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें देखिए, पढ़ाने पर जोर नहीं दिया जाएगा कि हम लोग बस कंटेंट क्लियर करें, हम लोग को क्या किया जाएगा, सिखाने पर जोर दिया। जैसे परिभाषा थी ना शिक्षण की, जब तक बालक कुछ नहीं सीखा, ह्यूजेज एंड ह्यूजेज का, जब तक उसने ग्रहण नहीं किया। ठीक, तो ये बात एकदम याद रखेंगे, ह्यूजेज एंड ह्यूजेज की परिभाषा थी तो वो वाला एकदम याद रखेंगे। ठीक, प्रेषक, सूचना, निष्कर्ष निकालने का विकास करना, तो ये सब आप लोग खुद लिख देंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होगा, शिक्षक और छात्र का कैसा व्यवहार होगा, मित्रवत व्यवहार होगा। ठीक, शिक्षक किस भूमिका में रहेगा, निर्देशन की, वो केवल निर्देश देगा। खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी खेल खेल में शिक्षण होगा। ठीक, अभ्यास करा के शिक्षण दिया जाएगा, बच्चों की कठिनाइयों को दूर किया जाएगा, बच्चों को आनंद और संतोष का अनुभव कराया जाएगा। ठीक, इतना आप लोग लिखेंगे बाल केंद्रित, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ठीक, महत्व क्या है, बालक प्रधान शिक्षण है। ठीक, ये सब लिख लेंगे, वही सब चीजें। आत्मव्यक्ति के अवसर मिलता है, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर मिलता है। ठीक, क्रियाशीलता पर आधारित है, स्वयं करके सीखने पर बल देता है। देखिए, क्रियाशीलता स्वयं करके सीखने हमेशा है। सहयोग की भावना का विकास होता है, सरल और रुचिपूर्ण है। हर एक चीज क्या होता है, हम लोग को सरल और रुचिपूर्ण नहीं लिखना है। ये थोड़ी कहीं लिखेंगे अपनी कॉपी में कि नहीं कठिन है या कुछ भी है, तो हम लोग को ध्यान से लिखना है और सब कुछ आप लोग को आता है, ये नहीं है कि नहीं आता है, बस समझने की देर है। ठीक, तो इसको देखेंगे। अब देखिए, यही लिखा है कि बाल केंद्रित उपागम क्या है। उपागम क्या है, ये एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब इसको कहते हैं एक दृष्टिकोण है एक प्रकार का, जिसमें शैक्षिक कार्यक्रम में बालक को मुख्य आधार बनाया जाता है। यानी कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम बनाया जाएगा तो उसमें बालक ही मुख्य आधार रहेगा। उपागम में सभी पक्षों और अंगों का सहयोग रहता है। अंगों मतलब जो भी छात्र हैं, शिक्षक हैं, उसमें विषय वस्तु, टीएलएम प्रणाली जो भी यूज कर रहे हैं, सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण कौशल, मूल्यांकन आदि जितने भी अंग हैं, इस उपागम में इनका सबका सहयोग रहता है। ठीक, मुख्य बिंदु यानी सोपान क्या है। ठीक, सोपान क्या है, शिक्षक की पूर्व तैयारी होगी। ठीक, पूर्व वो प्लानिंग करेगा, प्लानिंग वाला पार्ट, पूर्व पाठ योजना बनाएगा। ठीक, उसका उद्देश्य क्या होगा ये भी पता रहना चाहिए। फिर संप्रेषण किस विधि से करना है ये भी जानकारी रहनी चाहिए। सक्रिय भागीदारी रहनी चाहिए। ठीक, पर्याप्त अवसर किसको प्रदान करना है, सभी को पर्याप्त अवसर यानी लड़कों को प्रयोग करना है। ठीक, रुचिपूर्ण शिक्षण करना है, समय समय और पुनर्बलन यानी उसको हतोत्साहित नहीं होना है, रुचि जागृत करना है पुनर्बलन दे के। ठीक, और कैसा पुनर्बलन देना है, पॉजिटिव पुनर्बलन। ठीक, ये भी याद रखना है, ये नहीं कि निगेटिव पुनर्बलन दे दे तो बच्चा हतोत्साहित हो जाए। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सकारात्मक पुनर्बलन देना है, ये भी याद रखना है। पुनर्बलन मतलब सकारात्मक पुनर्बलन यानी सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये भी देखिए लिखा है। फिर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, उनका रुचि बढ़ाएंगे, सक्रिय भागीदारी करवाएंगे, सबको पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे। तो ये सब एकदम याद रखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षण हो गया, इतना चीजें आप लोग को याद रहेगी। आप लोग 3-4 लाइन 5 लाइन बस नोट्स बना लेंगे, ये चीजें लिखनी है और उसी को हेडिंग में याद रखेंगे, बाकी सब तो लिख ही लेंगे। हेडिंग आप लोग को याद रहना चाहिए। अब देखिए, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण दूसरा क्या है, इसमें क्रिया करके सीखना। देखिए वही है जो नवीन शिक्षण विधियां है, वो क्रिया करके सीखने पर बल देती है, स्वयं करके सीखने पर बल देती है, खेल खेल में शिक्षण पर बल देती है, सबको वो पर्याप्त अवसर देती है, सक्रिय भागीदारी का अवसर देती है, सहयोग की भावना का विकास करती है। तो ये नवीन उपागम जितने भी हैं सब में यही ध्यान रखना है। ठीक, इतना याद रहेगा। इसके बाद आप लोगों को देखिए लिखा है, ये रूसो ने इसका प्रतिपादन किया था। तो ये देखिए लिखा है, क्रिया गतिविधि करा के सिखाना, इसका क्या है
उद्देश्य ज्ञान देना। देखिए रूसो ने क्या लिखा है, यदि आप बालक की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो पहले उस शक्ति का विकास करो जो उसे नियंत्रित करती है। ये परिभाषा आप लोगों से 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या आप लोग लिखेंगे भी, ये किसी भी क्वेश्चन में आप लोग लिख देंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में भी ये लिख सकते हैं, इसको एकदम याद कर लेंगे। बालक की अगर बुद्धि का अगर एक्चुअली आप लोग अगर विकास करना चाहते हैं तो पहले उसका विकास करिए कि जो उसको बुद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक, तो इसको लिखेंगे। देखिए वही सब चीज़ है, गतिविधि का प्रयोग करना चाहिए, सामूहिकता का विकास है, शिक्षण को रोचक बनाना है, खेल खेल में शिक्षण, सक्रियता, सहयोग। सेम है कि नहीं, ऊपर वाले से कुछ भी नया नहीं है। ठीक, छात्र को अपने स्वयं की क्रिया से प्राप्त करना। ठीक, क्रिया का उद्देश्य से पूर्ण करता है। शारीरिक और मानसिक दोनों की क्रिया होनी चाहिए, यानी शारीरिक क्रियाएं मतलब शारीरिक गतिविधि कराएंगे और उसमें मस्तिष्क दोनों भी क्रियाशील रहना चाहिए। ठीक, तो कदम ताल, पीटी, हाथ ऊपर नीचे कराना, ठीक, उछल कूद ऐसे होगा। कुछ एग्जाम्पल भी होंगे, जैसे हम लोग ये दिया है पशु पक्षी का नाम लेते हुए पीछे कूदना, ऐसे अगर करेंगे तो पीछे तो कूदेंगे, ये तो शारीरिक विकास हो गया। लेकिन पशु पक्षियों के नाम की जानकारी ऐसे दिया जाएगा, कहेंगे कि बाएं मुड़, एक बोल के बाएं मुड़ना है, तो वो अंकों की जानकारी भी दे रहा है और बाएं दिशाएं का भी ज्ञान दे रहा है। ठीक, जैसे क्लास में लड़के हैं, सभी की छात्रों की संख्या गिननी है, तो ऐसे पहले लड़के से कहा जाएगा 1 बोलो तो 1 हो जाएगा, दूसरे उसके पीछे वाले से 2 बोलो आ जाएगा, तो उसकी संख्या का तो ज्ञान हो ही रहा है और कौन पीछे बैठा है, पीछे आगे का भी ज्ञान होगा। तो ऐसे आप लोग कुछ भी अपने से ही प्रक्रिया लिखिए, कुछ भी रटना नहीं है। गतिविधि का देखिए लिखा है, ताली दो, आगे 2 ताली दो, बाएं 2 ताली दो, ऊपर 2 ताली, ऊपर नीचे आगे पीछे, इसका ज्ञान होगा। और इसमें शारीरिक रूप से भी एक्टिव होगा, यानी कैसी गतिविधि जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वो सक्रिय रहे, क्रियाधार मतलब सक्रियता होगा। तो ये आप लोग को, ठीक, जैसे बाजार में सीढ़ियों से उतरने का अनुभव करना, ठीक, ये संख्या हो गया। फिर चिड़िया उड़ खेल में बताना कि उड़ने वाले हैं कौन नहीं उड़ने वाले हैं, तो इसमें जानकारी देंगे, ये पक्षी उड़ते हैं, ये नहीं उड़ते हैं। ठीक, शारीरिक क्षमता का विकास होगा, गिनती का ज्ञान होगा, ये सब है, वही सब चीज़ आप लोग लिख लेंगे। ठीक, ये सब आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा। विशेषता क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, वही सब, सहयोगिता का विकास करना है, बाल केंद्रित है, क्रियाशील होते हैं, अनेक वस्तुओं को बनाने का अवसर दिया जाता है। तो ये सब सेम है। इसके बाद तीसरा है रुचिपूर्ण शिक्षक और आनंददायी शिक्षण। ठीक, तो इसको बालक की रुचियों को ध्यान में, नवीन है तो क्या है, बालक की रुचियों में ध्यान रखते हुए उसका सर्वांगीण विकास। तो सब रुचि क्या है, मानसिक प्रक्रिया, तो रुचि उत्पन्न होगा तो क्या होगा, उसमें प्रेरणा आएगी कि नहीं आगे हमको सीखना है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज़ सीखना है, आप लोग कुछ नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, पहले रुचि का जागृत होना जरूरी है। जैसे कई लोगों को मैथ आता ही नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे मैथ करेंगे, लेकिन जब रुचि जागृत हो जाएगी तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, तो आप लोग कुछ भी सीख सकते हैं। ये बात एक याद रखिएगा, बस क्या होना चाहिए, रुचि जागृत होनी चाहिए। ठीक, तो ये आप लोग लिख लेंगे। फिर स्वयं सीखने लगता है, ठीक, ये सब आप लोग खुद लिख लेंगे। फिर वही क्यों किया गया है, तो बालकों का नामांकन, ठहराव और गुणात्मक शिक्षा की संपत्ति, बाह्य आंतरिक क्रियाकलाप आधारित व्यवहार, फिर मित्र के रूप में कल्पित करना, ये सब है, ऐसा आप लोग लिख लेंगे अपने से। इसके बाद क्या है, प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सुनियोजित, मतलब अच्छे से वेल ढंग से प्लान है। ठीक, बच्चों को रुचिकर और आनंददायी वातावरण का सृजन करना और सहभागिता के द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना। देखिए सहभागिता वही सब आ रहा है, रुचि, आनंदमयी, ऐसा अपने से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्रियाकलाप कैसे होगा, गीत, कविता, कहानी, खेल, अभिनय, नाटक, आप लोग तमाम चीज़ें लिख सकते हैं। ये सब इतना आसान सब्जेक्ट है कि आप लोग कुछ उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस अर्थ समझ गए खुद लिखेंगे। बस आप लोग बस सोच के जाइएगा कि ये हमको लिखना है और ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक, कहानी को रोचक और आनंदपूर्ण ढंग से सिखाने के लिए कहानी का चित्र दिखाएं, स्वयं कहानी को बनाने को कहें। ठीक, ये क्या हो गया, सहभागिता हो गई। तो आप लोग कई एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं। अब ये सहभागी शिक्षण, तो वही है कि दोनों पक्ष में सहभागिता होनी चाहिए, शिक्षक छात्र है तो सहभागिता होनी चाहिए। तो ये सब वही सब चीज़ लिख देंगे। शिक्षक से दोनों महत्वपूर्ण है, शिक्षक प्रश्न देगा तो छात्र उत्तर देगा, आदेश निर्देश देगा तो उसका पालन करेगा, दोनों क्रियाशील बनाना, स्थायी ज्ञान प्रदान करना, रुचिकर आनंदमय वातावरण प्रदान करना, बहुमुखी विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, हमेशा लिखेंगे। उसका बाल केंद्रित शिक्षण है, ये सब सेम चीज़ें हैं बार बार। ठीक, इसके बाद विधि क्या क्या है, गतिविधि क्या क्या करवाएंगे, इसमें कठिन शब्दों का अभ्यास कराएंगे, चार्ट पेपर दिखाकर उनकी सहभागिता जिससे निश्चित होगा। ठीक, समूह में बांटकर जानकारी देंगे, सहभागिता होगी। श्यामपद पर शब्दों का मिलान करवाएंगे। ठीक, उन्हीं से करवाएंगे, लड़कों से। कोई भी चीज पूछ के प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर देंगे, तो ये क्या है, सहभागिता होगी। कठिन शब्दों का अभ्यास करवाएं, छात्रों के द्वारा अनुभव अभिव्यक्त करवाना,
कहानी, नाटक, मंच के सहभागिता को निश्चित करना। ठीक, ये सब भी करवाएंगे तो क्या होगा, ये क्या है, दक्षता आधारित शिक्षण। ठीक, इफेक्टिव बेस्ड टीचिंग। अगर कोई दक्षता नहीं है तो व्यक्ति तो एक पक्षी के समान, पक्षी बनकर रह जाता है, एक पक्षी है। ठीक, तो आपको दक्षता होनी चाहिए। दक्षता अध्यापकों द्वारा एक ऐसा शिक्षण है जो छात्रों की ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। दक्षता मतलब छात्रों को दक्ष बनाना है, यानी कि जो वो है अध्यापक के पास है ज्ञान, उसमें छात्रों को पारंगत कर पाए। ठीक, शिक्षार्थी के ज्ञान की इकाई की इस सीमा तक हो कि वो उसके जीवन का अंग हो पाए। देखिए इसका मतलब क्या है, अधिगम हमको करवाना है तो जीवन का अंग बनाना पड़ेगा, तभी उसको अधिगम कहा जाएगा। यानी उसके व्यवहार में जो पहले से नहीं सीखा उसमें स्थायी परिवर्तन किया जाएगा, तभी अधिगम होगा। देखिए इसे मॉन्टेसरी लर्निंग व ऑप्टिमम लर्निंग भी कहते हैं। इसको एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं दक्षता आधारित शिक्षण को क्या कहते हैं, या मॉन्टेसरी लर्निंग या ऑप्टिमम लर्निंग किसे कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें ऐसे करेंगे कि जीवन का अंग बनाना है। दक्षता मतलब जीवन का अंग बनाना है, इतना याद रहेगा। दक्ष मतलब एक कोड वर्ड है, जीवन का अंग बनाना। ठीक, इतना हो जाएगा याद। फिर गतिविधि क्या कराएंगे, 1 से 50 तक की गिनती सिखाना, TLM का यूज करके गिनती सिखाएं, या कोई भी आप लोग एग्जाम्पल दे देंगे। कविता का है, उचित हाव भाव से सिखाएंगे, उचित लय से, ताल से, अवरोध से, उचित बालाघात से, उचित उच्चारण से। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो वही प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग की भावना, रुचि का विकास, सहयोग की भावना का विकास। तो इसको क्या होगा, करवाने के लिए पूर्व तैयारी होनी चाहिए, उद्देश्य निर्धारण होना चाहिए, सहायक समय, ये सब हो जाएगा। ये उपचारात्मक शिक्षक कल बताया गया था, तो इसके लिए क्या है, निदानात्मक को जानना पड़ेगा। निदानात्मक मतलब उसकी कठिनाइयां जानना, उपचारात्मक शिक्षण मतलब उसका उपचार करना। जैसे देखिए ये लिखा है, चिकित्सक रोगी के रोग का पता लगा, कल बताया गया था इसको। उसी प्रकार शिक्षण वार्तालाप निरीक्षण के आधार पर उनकी कठिनाइयों को दूर करता है। ये क्या है, उपचारात्मक। जब दूर करेगा तो उपचारात्मक, पता लगाएगा तो निदानात्मक। ठीक, इतना हो जाएगा। इसमें परिभाषा है, दोषपूर्ण अध्ययन अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। ठीक, ये वायलर ने कहा है। सिम्पसन ने क्या कहा है, खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र अपनी कुशलता या विचार की रीतियों को दूर करने में सहायक। छोड़िए ये सब, कितना आप लोग परिभाषा याद करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं। जिसके पास समय होगा और पढ़ा होगा पहले से तो वो परिभाषा पढ़ सकता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा नया चीज़ नहीं कुछ भी पढ़ेंगे। बस क्या करेंगे, मेन चीज़, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसके बाद देखिए वही है, कमियों को पता लगाना, निदान करना, वही सब जो बताया गया है। कार्य, गृह कार्य देंगे, सब ये सब छोड़ दीजिए। अब ये सब आप लोग अपने से लिख लेंगे, सब में तो वही चीज़ है। ठीक, मेथड है, व्यक्तिगत शिक्षण कर सकते हैं, सामूहिक शिक्षा, जैसे जो संप्रेषण में था वही है। साधारण अभ्यास कर, समूह चर्चा, प्रोजेक्ट कार्य, वाद विवाद, सहपाठी अध्ययन समूह, ये सब कर लेंगे। अब इसके बाद आता है बहुकक्षा और बहुस्तरीय प्रविधि। ठीक, ये दोनों याद रखेंगे। जिसमें छात्र ज़्यादा होंगे, शिक्षक की संख्या कम होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को पढ़ाएगा। ठीक, इसमें शिक्षक की श्रम शक्ति, सूझबूझ और स्वयं का अधिक उपयोग होगा। ये क्या है, बहुअच्छा और बहुस्तरीय शिक्षक है। ठीक, ये क्या है, बहुकक्षा शिक्षण, यानी कि 2 कक्षाओं को एक ही शिक्षक जब पढ़ाएगा तो ये क्या है, बहुकक्षा। ठीक, तो इसमें आप लोग लिख लेंगे। बहुस्तरीय का मतलब क्या है, मानसिक स्तरीय शिक्षण, यानी एक कक्षा में अलग अलग गति से सीखने वाले छात्र हैं, उनको समूह में बात कर शिक्षण करना। ठीक, बहुस्तरीय मतलब मतलब बहुत से लोग, स्तर मतलब अलग अलग स्तर के। ठीक, इसके नाम से ही पता लगाएंगे। बहुकक्षा मतलब बहुत सारी कक्षाओं को एक में मिलाकर शिक्षण दो जाएगा, वो बहुकक्षा हो जाएगा। बहुस्तरीय मतलब अलग अलग स्तर के हैं, उन सबको अलग अलग भाग में बांट के, अलग अलग स्तर में बांट के, अलग अलग ग्रुप में बांट करके उनका शिक्षण करना बहुस्तरीय है। इसको आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आते हैं सूक्ष्म शिक्षण। ठीक, तो इसका जनक कौन है, तो एलन है। कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका। तो ठीक, ये है कैलिफोर्निया से, कैलिफोर्निया जगह है, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ये इसका एक वीडियो है 10 मिनट का, उसको भी हम शेयर कर लेंगे। उसको देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग कवर हो जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है, भारत में DD तिवारी हैं, तो मेन हम बता भी देते हैं कि शिक्षण का लघु रूप है। ठीक, सूक्ष्म शिक्षण सरलता ढंग से छोटे छोटे सोपानों में बांट करके है। किसके लिए ये होता है, तो प्रशिक्षुओं के लिए। ये एकदम याद रखेंगे। कितने प्रशिक्षु, 5 से 10 प्रशिक्षुओं को बैठा कर शिक्षण किया जाता है, एक बार में एक कौशल। ठीक, भारत में कितने मिनट का होता है, तो 36 मिनट किया जाता है। और यहाँ पे अमेरिका में जो कैलिफोर्निया में हुआ था तो 45 मिनट का। ठीक, कब हुआ था विकास, तो 1961 में ये हुआ था। विदेश में जनक कौन है, एलन। इसमें से एक क्वेश्चन लगभग आना ही आना है, लगभग मेरा वो कह रहा है कि आएगा सूक्ष्म शिक्षण का एक ऑब्जेक्टिव में, तो पूछ जाएगा कि भारत में कितने मिनट का है। ठीक, तो वो वीडियो देख लेंगे 10 मिनट का, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए एलन
कि क्या कौन सी पुस्तक है, माइक्रो टीचिंग। पूछेगा कि माइक्रो टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो एलन है। ठीक, सूक्ष्म शिक्षण संबंधी सभी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में यानी सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण की वह विधि है जिसमें सरल किया जाता है। देखिए वही लिखा है, किसने है, स्लिप्ट है कोई। ठीक, तो बीके पासी ने क्या कहा है, ये देख लेंगे। प्रशिक्षण तकनीकी है, तकनीकी लिखेंगे प्रशिक्षण तकनीकी तो बीके पासी। छोटे छोटे रूप में व्यक्त करना तो एलन। अध्यापक प्रशिक्षण कहेंगे, अध्यापक मतलब प्रशिक्षुओं के लिए है। ठीक, इतना हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है, कक्षा का आकार छोटा होता है, सीमित होती है अवधि 6 से 10 मिनट, प्रशिक्षुओं की संख्या 5 से 10 ऊपर बताया गया है। ठीक, इसमें श्यामपट्ट कार्य को यानी एक बार में एक कौशल के बारे में इतना बस याद रखेंगे। ठीक, ये सब श्यामपट्ट कौशल के बारे में कि श्यामपट्ट कौशल क्या होता है, लेख स्पष्ट होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, दो इसके बीच में साफ साफ दिखना चाहिए, सीधी पंक्ति में होना चाहिए, नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हैं। तो ये सब है कौशल है, इसको भी देख लेंगे। लेकिन आवश्यकता क्या है, प्रशिक्षुओं में कौशल का विकास करना। ठीक, एक बार में कौशल मतलब जो भी कौशल हम लोग सिखा रहे हैं उसका विकास करना। तो इसमें क्या क्या होता है, पहले एक कोई पाठ्य योजना बनाई जाएगी। ठीक, एक नियोजन पूरा किया जाएगा, फिर उसके बाद शिक्षण होगा। शिक्षण के बाद क्या होगा, इसके बाद प्रशिक्षुओं से जो सुनेंगे, जैसे 6 से 10 प्रशिक्षु हैं तो उनसे फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक में जो कमियां होगी इसको दूर करके पुनः पाठ्य योजना बनाया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, फिर से शिक्षण होगा, फिर से फीडबैक होगा। तो ऐसे क्रम चलता रहेगा। तो भारत में कितना है, 36 मिनट। कैसे कैसे है, जैसे पाठ्य योजना है तो ये शिक्षण 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि 6 मिनट का। इसके बाद पुनः पाठ्य योजना 12 मिनट, फिर इसके बाद शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि 6 मिनट। ये क्या है, भारत का 6 मिनट 6 मिनट, और ये क्या है 6 मिनट 6 मिनट। ठीक, और ये क्या है, पुनः प्रतिपुष्टि 12 मिनट। तो 6 6 6 6 4 बार 24 और 12 मिनट का ये हो गया पुनः नियोजन। ठीक, ये सब आप लोग को याद हो जाएगा। और उसका रहेगा कैलिफोर्निया का तो 5 मिनट 10 मिनट ये रहेगा। पुनः पाठ्य योजना रहेगा तो ये 15 मिनट, और फिर 5 मिनट 10 मिनट, तो 15 15 30 और 15 45 हो जाएगा। ठीक, ये वो भी वीडियो में बताया गया है, लेकिन इतने में से हो जाएगा। जैसे प्रश्नोत्तर कौशल सिखाना है तो पहले पाठ्य योजना तैयार करनी पड़ेगी, फिर पढ़ाया जाएगा, फिर कमियों को पूछा जाएगा क्या क्या है, फिर उसके बाद पुनः पाठ्य योजना तैयार की जाएगी, फिर पुनः शिक्षण की जाएगी, या कोई भी है तो ये लिख देंगे पूरा एग्जाम्पल से। ठीक, फिर उसके बाद फीडबैक भी लिया जाएगा। ये सब हो गया, ये हो गया, ये तो बाल विकास का। ठीक, ये हो गया। आप शिक्षण कौशल पे आते हैं। ठीक, कि कौन कौन से कौशलों का उपयोग होता है। तो शिक्षण कार्य में कुशलता, ठीक, ये कई प्रकार का हो सकता है। 3 पहलू होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इनका ज्ञान कराने में कौशलों की क्या आवश्यकता है, तीनों पहलुओं में ज्ञान कराने के लिए कौशलों की क्या आवश्यकता है। ठीक, तो गेज ने क्या दिया है परिभाषा, शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है। शिक्षण कौशल क्या है, अनुदेशन प्रक्रिया है जो कक्षा के शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। ये किसके लिए है, कक्षा में इस शिक्षण का कौशल का प्रयोग किया जाता है, और शिक्षाक्रम विविध क्रियाओं से संबंधित होता है। इतना हो जाएगा। बीके पास ही व्यवहारों का स्वरूप विशिष्ट अंत प्रक्रिया। ठीक है, छोड़ दीजिए ये सब, कितना आप लोग परिभाषा याद करेंगे। शिक्षण कौशल शिक्षण के अधिगम की ओर ले जाने वाली युक्ति है। ठीक, ठीक, उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक आधार प्रदान करता है, सीखने में सहायक है, प्रभावी बनाने में सहायक है, अंतःक्रिया में परिस्थिति। ठीक, अब इसको देखते हैं कौन कौन से कौशल हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल, तो ये सब आप लोग अपने से भी लिख लेंगे। पाठ की प्रस्तावना के लिए क्या होना है, पाठ स्टार्ट करने से पहले पहली चरण क्या होती है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है, विषय वस्तु की सामान्य जानकारी होती है। तो पहले इसमें क्या करते हैं स्टेप, पहले पढ़ाए गए आने वाले पाठ के बारे में प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद एक ऐसा प्रश्न पढ़ देंगे कि उसका आंसर नहीं होगा, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर ये होता है। ये कैसा होता है पाठ प्रश्न, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना कैसे शुरू होता है, फिर उसके बाद एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर नहीं होगा, फिर बताएंगे कि हम लोग ये टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही पाठ प्रस्तावना किया जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। शिक्षण कौशल हो गया, शिक्षण कार्य में कुशलता है, 3 पहलू, फिर वही हो गया है 2 बार। ठीक, ये हो गया पाठ प्रस्तावना का कौशल है। ठीक, उदाहरण जैसे भारत देश पढ़ाना है तो इसके विषय में ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ देशों के नाम बताएं, मानचित्र पढ़ेंगे, फिर हम किस देश में रहते हैं तो वो बताएंगे कि हम भारत में रहते हैं। फिर जैसे इसमें घटक क्या है, पूर्व ज्ञान, उद्देश्य और सहायक सामग्री, प्रश्नों के मुख्य पाठ से संबंध क्या है, समुचित अवधि लेना है, और छात्रों में रुचि प्रेरणा का विकास करना है। ठीक, ठीक, ये हमारे मतलब मुख्य पाठ से जो संबंध है उसको लेना है। ठीक, ये सब देख लेंगे। उद्देश्य कथन कौशल मतलब प्रस्तावना के बाद क्या होता है, उद्देश्य होता है। अगला चरण होता है प्रस्तावना के बाद उद्देश्य होता है कि हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं भारत देश के नाम
का अध्ययन करेंगे। ठीक, ये सब हो गया। तो लक्ष्य निर्धारित होता है, रुचि जागृत होती है, क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक, रुचि तो इससे भी जागृत होती है जब वो प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएगा तो ये है। फिर प्रश्न कौशल मतलब कैसे कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न सरल होना चाहिए, उसके स्तर का होना चाहिए। तो ये सब है, नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। ठीक, यानी जीवन से जोड़ते हैं, क्रियाशीलता में वृद्धि होता है। ठीक, तो ये सब आप लोग खुद लिख लेंगे। ठीक, प्रश्न करने की प्रक्रिया होती है, प्रश्नों की बनावट, प्रश्नों की पुनरावृत्ति होगी ताकि वो बार बार सीखे। प्रश्न के परिणाम देखिए, प्रश्न के प्रकार लिखा है, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रासंगिक मतलब वो प्रसंग मतलब कुछ उसका प्रसंग होना चाहिए, जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो रिलेटेड हो उस सब्जेक्ट से, स्तरानुकूल होना चाहिए, प्रश्नों में क्या होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए। ठीक, और बोधगम्य होना चाहिए। तो ये सब आप लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक, क्रमबद्ध श्रृंखला में प्रश्न पूछना है, पहले प्रस्तावना प्रश्न, फिर विकासात्मक प्रश्न, फिर समस्यात्मक प्रश्न, फिर बोधात्मक प्रश्न, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न। पहले प्रस्तावना प्रश्न पढ़ेंगे, प्रस्तावना करेंगे, फिर जिससे विकास होगा उसका प्रश्न करेंगे या विचारात्मक प्रश्न जिससे वो सोचे, फिर उसे समस्यात्मक जो वो नहीं बता पाएगा उससे पूछेंगे, फिर उसके बाद बोधात्मक वाले प्रश्न पूछेंगे और फिर उसका पुनरावृत्ति कराएंगे। ठीक, व्याख्या कौशल में क्या है, व्याख्यान विधि पढ़े हैं तो व्याख्या क्या है, कठिन वाला है। तो जैसे पूछे गए प्रश्नों में समाधान या स्पष्टीकरण में सबसे अधिक सहायक है। तो उसमें था ना कि समाधान करने में उच्च स्तर पर व्याख्यान विधि का प्रयोग होता था। तो सेम वही है, सरल से सरल हाव भाव में चीज़ों को बताना, उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करना, यह क्या है, व्याख्यान प्रस्तुत। तो ये सब आप लोग लिख लेंगे। दृष्टांत कौशल क्या है, दृष्टांत मतलब उदाहरण कौशल। ये देखिए आगमन विधि लिखा गया है ना, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे। तो क्या होगा, प्रकार मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है। मौखिक में कहानी, चुटकुले, मुहावरे, लिखित में मॉडल, चित्र, मानचित्र, ये सब दिखाएंगे। छात्र सहभागिता कौशल मतलब ऐसा कौशल जिसमें छात्र सहभागी रहना सीखे, इसको प्रेरित करेगा। तो ये सब आप लोग लिख लेंगे, वही सब पीछे वाला। उद्दीपन परिवर्तन कौशल छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए नए तौर तरीकों का प्रयोग करता है, जैसे हाव भाव, शरीर संचालन, उधार, ठीक, स्तर में उतार चढ़ाव, मौन, अभिव्यक्ति आदि, यानी अपने में परिवर्तन लाना, तौर तरीकों में, हाव भाव में, शरीर में, स्वर में उतार चढ़ाव। तो ये क्या है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। ठीक, पुनर्बलन कौशल मतलब एक होता है धनात्मक, ये है ऋणात्मक। तो धनात्मक का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वो उससे रुचि जागृत हो, आत्मविश्वास हो, प्रोत्साहन मिले। तो देखिए श्यामपट लेखन कौशल ऊपर वही बताएं। तो ये सब कौशल अपने आप लोग लिख लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके बाद मेन टॉपिक आता है एक अपेक्षित अधिगम स्तर। तो ये भी एकदम नाम से ही है, अपेक्षित मतलब अपेक्षा है, अधिगम मतलब सीखने की, और स्तर मतलब क्लास से है संबंध। यानी कि अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब है कि जैसे क्लास 1 का बच्चा है तो हम अपेक्षा करेंगे क्लास 1 के बच्चों को जैसे सिंपल गिनती, ये क ख ग घ अ आ वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। तो ये क्या है, अपेक्षित अधिगम स्तर। क्लास 5 का बच्चा है, देखिए अपेक्षित मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि उतना न्यूनतम होना ही चाहिए। तो ये सब लिख लेंगे। अधिगम का हम लोग पढ़ सकते हैं स्तर, देखिए लिखा है ना, अधिगम सिखाना, व्यवहार में परिवर्तन हो गया। स्तर मतलब उपलब्धि का स्तर, यानी किस क्लास से है। ठीक, तो एम क्या है, भेदभाव नहीं करना है किसी से। ठीक, ये भी आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, भेदभाव कभी नहीं करना है इसमें। छात्रों की कठिनाइयों का निवारण मार्गदर्शन वही है, सेम सेम। ठीक, वही है कि पाठ पढ़वाना, ये छात्र की लर्निंग भिन्न भिन्न है तो हर एक छात्र के हिसाब से करना, ये सब हो जाएगा। इसके बाद क्या है, टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसिंग। ठीक, उसका लर्निंग एक्सपीरियंस छात्र, इसका अधिगम अनुभव का टाइप क्या है। तो एक होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक, ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान और मानसिक क्रिया, जैसे पढ़ना, लिखना, अभ्यास कार्य, ये क्या आता है। भावात्मक मतलब सहभागिता और श्रम शक्ति का विकास, भावनाओं का विकास क्या है, भावनात्मक अधिगम है। और क्रियात्मक मतलब शारीरिक विकास और मानसिक विकास जिससे होगा, ये क्या है, क्रियात्मक अधिगम। इसमें शारीरिक मानसिक क्रियाएं को लिख देंगे। ठीक, भावनात्मक हो जाएगा। ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से है। ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है, मेन क्या है इसका मतलब ज्ञान से है। ठीक, पढ़ना, लिखना, अभ्यास कार्य, ये सब हो गया। ठीक, इसमें पुनर्बलन का क्या महत्व है, जैसे पढ़ाएंगे, ठीक, और प्रोत्साहित करेंगे, यानी सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो प्रेरणा जागृत होगी, रुचि जागृत होगी, ध्यान का विकास होगा। और निगेटिव पुनर्बलन देंगे तो ये सब विकास नहीं होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या क्या है। तो शिक्षण के अधिगम कराने के लिए जो सामग्री प्रयोग की जाती है, जो भी जिसका TLM का प्रयोग करे या उसका सामग्री का प्रयोग करे, इसको क्या कहेंगे, TLM भी कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक, TLM को ही क्या कहते हैं, शिक्षा अधिगम सामग्री। तो ये हो गया। देखिए ब्रूस ने क्या कहा, शब्द उद्देश्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं, उनके प्रयोग से वस्तुओं तथा नए शब्दों का संबंध सरलता से जुड़ जाता है, बालकों के समय की बचत होती है और बालकों का मनोरंजन होता है। समय की बचत, मनोरंजन इन्होंने कहा है, और वस्तुओं और जो दिखाएंगे उनके सहसंबंध। तो 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक,
कितने प्रकार की हो सकते हैं, क्रियाशीलता बनी रहेगी सीखने में, सब वही रखेंगे, ज्ञान अस्थायी होगा, देखने उखने से सरल प्रक्रिया होगी, मानसिक शक्ति का विकास होगा, सब कुछ आप लोग लिख देंगे जितना पता है। शिक्षा अधिगम सामग्री देखिए, एक होती है आसानी से उत्तम शिक्षा अधिगम सामग्री, मतलब जो आसानी से मिल जाए, इसमें ज़्यादा खर्चा ना लगे, लागत कम हो, शिक्षण और अधिगम के बीच की कड़ी हो, ठीक, यानी जो शिक्षण अधिगम हम कराना चाहते हैं उसी से रिलेटेड हो, विषय वस्तु अच्छी तरह वो समझा दें, यही चाहते हैं ना हम लोग। उत्तम मतलब क्या है, कम पैसा लगे, आसानी से मिले, शिक्षण अधिगम को अच्छे से समझ जाए, कक्षा में सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें, ठीक। सर्वोत्तम सहायक सामग्री खेल, गीत, नाटक, ये सब है, ठीक। टाइप क्या क्या है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, ठीक। तो ये क्या है, केवल आंखों का प्रयोग होता है जिसमें देखने के लिए, ये क्या है, दृश्य सामग्री, जैसे मानचित्र है, ग्राफ है, श्यामपट है, कार्टून मॉडल, ये सब क्या है, दृश्य सामग्री। श्रव्य में क्या है, जो केवल सुनते हैं हम लोग, जैसे रेडियो देखेंगे, कैसेट प्ले कर देंगे ऑडियो, या मोबाइल से जैसे गाना सुन रहे हैं या कुछ भी मोबाइल से पढ़ रहे हैं केवल ऑडियो सुन के। श्रव्य दृश्य मतलब जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, दृश्य, टेलीविजन है, कंप्यूटर में देख के पढ़ रहे हैं जिसमें आवाज़ भी सुनाई देती है और दिखे भी। तो ये देखिए एग्जाम्पल है, इसी में से पूछ देगा आप लोगों से कि क्या इसमें से कौन दृश्य सामग्री है। तो मॉडल, चित्र, पोस्टर, श्यामपट, पत्र पत्रिका, इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, भ्रमण संग्रहालय, ये सब क्या है, रेडियो, ऑडियो प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोग, टेलीविजन वार्ता, टेलीफोन वार्ता, ठीक। इसके बाद क्या है, ये है टेलीविजन, वीडियो कैसेट, सीडी, प्रदर्शन, नाटक, ड्रामा, खेल, टीवी, लैपटॉप, ये सब है। और ये फ्लैश कार्ड क्या है, एक दृश्य सामग्री। फ्लैश कार्ड क्या है, दृश्य सामग्री, इसको एकदम याद रखेंगे। ये क्या है, दृश्य सामग्री है, और इसमें क्या होता है कि एक तरफ प्रश्न लिखा रहता है और एक तरफ उत्तर लिखा रहता है। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, हमको लगता है कि ये भी कल के एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए, गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख देंगे। दृश्य सामग्री है और ये सब तो याद ही रखेंगे। तो ये पूछ देगा कि इनमें से कौन दृश्य सामग्री नहीं है, इसमें से कौन TLM, ये सर्व सामग्री है, ये हो जाएगा। और ये देखिए उपलब्धता के आधार पर है दृश्य ये सामग्री 4 प्रकार की। एक तो है निर्मित सामग्री, अध्यापकों और बालक बनाते हैं जिसको। एक होता है बाजार से जो प्राप्त करते हैं, जिसमें समय की बचत के लिए, जैसे इसमें तो बनाने में समय लगेगा, तो ये होगा। विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री, एक मतलब जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में, तो वो देते हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की वजह से गणितकृत, विज्ञानकृत पाठ्य पुस्तकें और अध्ययन अध्यापन सामग्री बना देती है। और प्रकृति द्वारा, जो प्रकृति द्वारा वस्तुओं से मिलते हैं, प्रकृति से जो हमको मिलते हैं सामग्री, जैसे कंकड़ उंकड़ से हम लोग गिनती उनती सिखा देते हैं। तो ये सब क्या है, उपलब्धता के आधार पर। तो प्रकृति वाला है और निर्मित है, बाजार वाला है और विभाग द्वारा है, ठीक। उत्तम शिक्षा अधिगम सामग्री की विशेषताएं देखिए वही है, कम लागत हो, ठीक, और बिना लागत के मिल जाए सामग्री, प्रकृति प्रदत्त हो जाए, सर्वोत्तम मतलब अल्प लागत की हो, इसके कई उद्देश्य हो, एक चीज से वो कई चीज सिखा जाए, एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो, ठीक, एक से अधिक विषयों में प्रयोग हो, एक से अधिक पाठों में प्रयोग हो, यानी सब कुछ ये लिख देंगे। फिर विषयवार पाठ के अनुरूप हो, शैक्षिक उपयोगिता हो, बालक में रुचि आयु इन सब के मतलब यानी स्तरानुकूल हो, यूज करने में इजी हो, ठीक, कक्षा व्यवस्था के अनुसार उसका आकार हो और हानि रहित हो, हानि न पहुंचाए। तो ये बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। इतने में आप लोग पूरा शिक्षा अधिगम में आसानी से स्कोर कर पाएंगे और आसानी से लिख भी पाएंगे। बस मेन कीवर्ड का आप लोग याद रखिए। जैसे ये तो शिक्षा अधिगम सामग्री कितना आसान है, उत्तम शिक्षा अधिगम सामग्री मतलब उत्तम हो जो यूज करने में, ठीक। इसमें दृश्य शब्द और इनका याद रखना है। अपेक्षित अधिगम स्तर मतलब अपेक्षा की जाती है कितने क्लास तक कितना नॉलेज होना चाहिए, ठीक। ये टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कितने प्रकार के लर्निंग अनुभव है, तो सब हमारे नोट्स से इधर उधर कुछ भी नहीं आएगा। बस आप लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नोट्स भी दे देंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर होगा आप लोग, अगर नहीं होगा तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, जिसके अनुसार आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हम नोट्स उनको भी शेयर कर देंगे, तो वहाँ से भी ले सकते हैं जो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पाए। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।